नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोल रहा हूं। मोदी से बार बार हारते राहुल और इंडी का सड़क वाला बवाल शुरू हुआ है। वोट चोरी के सबूत दिखाने के बजाय क्या गजब कांड किया है और करने वाले हैं, आज उसके बारे में आपको बताऊं। चुनाव आयोग ने राहुल का एक और दावा एक्सपोज कर दिया, तो फिर से ईवीएम की एंट्री क्यों हो गई। बस में राहुल प्रियंका, बैरिकेड फांदते अखिलेश, चक्कर खाती महुआ मोइत्रा, इंडी के फुल सियासी ड्रामे का चैप्टर आज खोलूंगा। राहुल के बाद अखिलेश, मैनपुरी में मुलायम सिंह की जीत के वो चुनावी आंकड़े जो पूछ रहे कि वोट चोरी हुआ था क्या। इसके अलावा अमेरिका पहुंचे मुनीर की परमाणु युद्ध वाली धमकी, पीएम मोदी ने पाकिस्तान को फिर ठोकने की डेट तय कर दी है क्या। पाकिस्तान के नए पप्पू वसीम मुनीर ने भारत के लिए ऐसा क्या कह दिया कि खुद पाकिस्तान की गजब बेइज्जती हो गई, आज आपको दिखाऊंगा। इतना ही नहीं, मकबरा या मंदिर, यूपी के किस मकबरे में भीड़ घुसी, भयंकर बवाल मच गया। दिल्ली एनसीआर की सड़कों से गायब होंगे आवारा कुत्ते, सुप्रीम कोर्ट का गजब आदेश, लेकिन हंगामा किसने मचा दिया। हजारों मर गए, 37 लाख से ज्यादा को काटा। सड़क पर आवारा कुत्तों के खौफ का दी एंड क्या कोर्ट ने कर दिया है या इसमें ट्विस्ट आएगा, आज आपके सामने ये चैप्टर भी खोलूंगा। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। ट्रंप और पुतिन की मीटिंग से पहले आज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन लगा दिया। जेलेंस्की से रूस यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के प्रयासों के लिए भारत का आभार जताया। पीएम मोदी ने भी संघर्ष खत्म करने के लिए हर संभव सहयोग की बात की। जेलेंस्की का फोन आने से पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी पीएम मोदी से बात कर चुके हैं। एयर इंडिया ने दिल्ली से वॉशिंगटन डीसी जाने वाली फ्लाइट सस्पेंड कर दी है। एयर इंडिया ने 1 सितंबर से अगले आदेश तक वॉशिंगटन के लिए फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। एयर इंडिया के मुताबिक विमानों की कमी और ऑपरेशनल फैक्टर्स की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन को सस्पेंड किया गया है। सांसद पप्पू यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जिसमें वो बाढ़ पीड़ितों को 100-100 रुपए के नोट बांटते दिखाई दे रहे हैं। अब इसका वीडियो पोस्ट करके कुछ लोग पप्पू यादव की तारीफ भी कर रहे हैं। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर पप्पू यादव इतने पैसे कहां से लाकर बांट रहे हैं। देहरादून में बाढ़ और बारिश से हालात खराब है। बादल फटने से कई नदियों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। रिस्पना नदी में अचानक आए सैलाब की वजह से कई जानवर बह गए। आईटी पार्क में भी जलभराव हो गया है। कई लोगों के फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन है पाठशाला की पहली क्लास। मोदी से बार बार हारते राहुल, इंडी का सड़क वाला बवाल, वोट चोरी के सबूत दिखाने की बजाय गजब कांड कर दिया। चुनाव आयोग ने राहुल का एक और दावा एक्सपोज किया, तो फिर से ईवीएम की एंट्री क्यों हो गई। बस में राहुल प्रियंका, बैरिकेड फांदते अखिलेश, चक्कर खाती महुआ मोइत्रा, इंडी के फुल सियासी ड्रामे का चैप्टर खोलूंगा। और राहुल के बाद अखिलेश, मैनपुरी में मुलायम सिंह की जीत के वो चुनावी आंकड़े जो पूछ रहे कि वोट चोरी हुआ था क्या, आज आपको वो भी दिखाऊंगा। 14 दिन से संसद नहीं चल रही बॉस, वहां हंगामा चल रहा है। अब बवाल सड़कों पर भी होने लगा है। पूरा इंडी गठबंधन सड़क पर उतर गया है। और मुद्दा भी क्या, वो मुद्दा जिस पर खुद सरकार कहती है, चुनाव आयोग कहता है कि वोटर लिस्ट साफ सुथरी होनी चाहिए। भाई इसीलिए तो वोटर लिस्ट की समीक्षा हो रही है। लेकिन एक मैन्युफैक्चर्ड माहौल बनाया जा रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि लगता यही है कि पूरा इंडी गठबंधन हताशा की हदें पार कर चुका है। नरेंद्र मोदी से जीत नहीं पा रहे। सब कुछ ट्राई करके इन्होंने देख लिया। लेकिन क्या अब इस तरह का हंगामा करके किसी अराजकता की तरफ देश को धकेलने का प्रयास होने वाला है। क्योंकि आप खुद देखिए, चुनाव आयोग ने इनको बातचीत के लिए बुलाया तो इंडी गठबंधन 300 सांसद लेकर जाने की जिद करने लगा। बातचीत तो कुछ ही लोग करते हैं भाई, लेकिन जब मकसद सिर्फ हंगामा करना हो तो वही होता है जो आज इंडी गठबंधन ने सड़क पर किया। आज ही राहुल गांधी ने कह दिया कि बातचीत क्या, अब लड़ाई आगे निकल गई है, इसे अब जन आंदोलन बनाएंगे। इसी से समझ आता है कि इनका मकसद कुछ और है। अब चीजें सड़क पर होने करने का प्रयास है। इसलिए आप देखिए, आज इन लोगों ने खूब बवाल काटा। विपक्ष ने मार्च निकाला, धरना दिया, बैरिकेडिंग फांदी, फिर हिरासत में लिए गए, थाने ले जाया गया। मतलब पूरा हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा हुआ है आज सड़क पर दिल्ली में। इस प्रदर्शन में पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी हुई, वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगे। सड़क पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा, डिंपल यादव और बाकी सांसदों ने खूब सियासी बवाल काटा।
कैसे पूरे इंडी गठबंधन ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन किया, कैसे पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी हुई, कैसे पूरा माहौल बना। क्या अब सड़क पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ अराजकता फैलाने का प्रयास होगा? क्या यह मामला कहां जाकर रुकेगा? क्या हो रहा है? फैक्ट्स क्या कहते हैं? चुनाव आयोग क्या कर रहा है? क्या राहुल गांधी के खिलाफ लीगल एक्शन लेगा चुनाव आयोग? आज आपको सब बताऊंगा, लेकिन पहले जो हंगामा हुआ उसका एक ट्रेलर देख लीजिए। हम देश का समय और पार्लियामेंट का समय को और बर्बाद होने नहीं देंगे। एक परिवार का वजह से देश इतना नुकसान नहीं झेल सकता। इंडी गठबंधन को चाहिए था कि वो राहुल गांधी से पूछते कि भैया वोट चोरी के जो आरोप आप लगा रहे हो उसके सबूत तो दिखाओ। सिर्फ डुप्लीकेट वोटर दिखा देने से, एक एड्रेस पर कई वोटर्स होने से, एड्रेस गलत हो जाने से, वोटर की साफ फोटो न दिखने का मतलब यह नहीं होता कि वोट चोरी हुई। भाई चुनाव आयोग भी तो यही कह रहा है कि यही सब प्रॉब्लम रहती है वोटर लिस्ट में, इसको ठीक कर लेते हैं एसआईआर करके। अगर कोई गड़बड़ी नहीं होती वोटर लिस्ट में तो चुनाव आयोग तो भाई कहता कि कोई जरूरत ही नहीं है वोटर लिस्ट को ठीक करने की। चुनाव आयोग तो खुद कह रहा है कि वोटर लिस्ट ठीक करने की जरूरत है। तो आप क्या बहुत अद्भुत काम कर रहे हो ये बता कि देखिए एड्रेस गलत है। अरे एड्रेस गलत है तो बता ही रहा है वो चुनाव आयोग, वो तो कह ही रहा है कि कई लोगों के अलग अलग वोटर आईडी बने रहते हैं, उनको ठीक करने की जरूरत है। जो लोग मर गए उनका नाम हटाने की जरूरत है, जो लोग इधर उधर शिफ्ट हो गए उनका नाम हटाने की जरूरत है। तो आप ऐसा क्या तूफानी बता दे रहे हो? लेकिन इंडी गठबंधन यह सवाल राहुल गांधी से पूछने की जगह पर राहुल गांधी के पीछे लग के लाइन में लग गया। अब तक ये लोग संसद नहीं चलने दे रहे थे, अब सड़क पर लोगों को नहीं चलने दे रहे, वहां बवाल काट रहे हैं। आज दोपहर करीब 12:30 बजे इंडी गठबंधन के नेता संसद के मकर द्वार पर जुटे, वहां से चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकालना शुरू किया। प्लान यह था कि चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर मिला जाएगा। इस मार्च में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव समेत कई नेता मौजूद रहे। इस मार्च में चुनाव आयोग के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। विपक्ष के सांसद जब मार्च करते करते चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में रोक दिया, बैरिकेडिंग लगा दी। यहीं से बवाल शुरू हुआ कि भाई पुलिस कह रही है आपको 30 लोग को बुलाया, 30 लोग जाइए, ये पूरा मजमा लेके कहां जा रहे हैं? पहले दिल्ली पुलिस और विपक्ष के नेताओं के बीच हुई बहस को सुनिए। विपक्ष ने पूरा माहौल बना दिया कि नरेंद्र मोदी तो तानाशाह हैं, मोदी ने तो पुलिस को आगे कर दिया, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। वही घिसा पिटा नैरेटिव जो पिछले 10-12 साल से चल रहा है वही चलता रहा, लेकिन वहां तनातनी होती रही। इसी बीच हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला, क्योंकि कई महिला सांसद दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग को फांदने की कोशिश करने लगी। इसमें टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा भी शामिल थी, जो पुलिस बैरिकेडिंग पे चढ़ गई। देखिए वहां क्या हुआ। अब सबसे कमाल की बात देखिए कि ये महुआ मोइत्रा उस टीएमसी की सांसद हैं जिसकी बंगाल में सरकार है। तो अगर इनके हिसाब से नरेंद्र मोदी वोट चोरी कर पाते हैं तो वो बंगाल में टीएमसी को क्यों नहीं हरा पाए? वहां पे उनकी सीटें जो हैं वो टीएमसी से कम क्यों रह गई? ममता बनर्जी बार बार कैसे जीत जाती हैं अगर बीजेपी को वोट चोरी करने आता है? मतलब आप सोचिए, आयरनी देखिए कि जहां पर जिस बंगाल में टीएमसी 3 बार से सरकार में है, वहां उनकी सांसद यहां खड़े होकर करेगी वोट चोरी बंद करो। इसी के साथ अखिलेश यादव भी पुलिस बैरिकेडिंग पे चढ़ गए। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग की, कई लेयर की बैरिकेडिंग की थी, लेकिन अखिलेश यादव ने सब पार कर लिया। जब विपक्ष को चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर रोक दिया गया तो विपक्षी सांसद वहां धरने पर बैठ गए। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे सभी सांसदों को हिरासत में लिया और संसद मार्ग थाने ले जाने लगे, क्योंकि 30 लोगों की लिस्ट थी जिनको कहा गया था कि चुनाव आयोग आइए और मिलिए। अब आप पूरा मजमा लेके पहुंच गए।
भाई पुलिस कह रही है जिनको नाम है वो जाएं अपना मिले, तो आप धरने पे क्या बैठ गए, यही नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन वही पब्लिक कह रही है कि इनको तो यही करना ही था, फोटो खिंचवाना था। भाई मान लीजिए आपका लड़का गलत फेल कर दिया टीचर ने, आप कह रहे हैं कि मेरा लड़का गलत फेल हुआ है, आप इसका अभी टेस्ट ले लीजिए, देखिए पास होके दिखाएगा। तो टेस्ट दिलाने के लिए माँ बाप ना लेके जाएंगे खाली, चलिए भाई बहन को भी ले जाइए, भर मोहल्ला लेके जाइएगा। गजब हाल है। इस दौरान बस के अंदर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा बेहोश हो गई। राहुल गांधी और बाकी सांसदों ने उन्हें सहारा दिया। महुआ मोइत्रा के बेहोश होने की खबर को हाईलाइट करके यह माहौल बनाया गया कि मोदी सरकार के राज में विपक्ष के सांसदों के साथ ऐसा सलूक हो रहा है। दिखा रही थी वीडियो बनाते हुए कि महुआ मोइत्रा बेहोश हो गई और पीछे महुआ मोइत्रा फ्लाइंग किस कर रही थी और मुस्कुरा रही थी। इससे यह आरोप लगने लगा सोशल मीडिया पे कि महुआ मोइत्रा तो सियासी ड्रामा कर रही हैं। एक तरफ इतना तबीयत खराब है, दूसरी तरफ देखिए हंस रही हैं और देखिए पता नहीं क्या क्या इशारा कर रही हैं। तो पब्लिक बोली कि ला ये तो 2 मिनट में एक्सपोज हो गए। जब विपक्षी सांसदों को बस में भरा गया तो वहां भी पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि सरकार कायर है, एक बार उनको सुनिए। डरे हुए हैं, कायर हैं, कायर हैं, सरकार कायर है, डरे हुए हैं, कायर हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। बिना इजाजत लिए धरना कर रहे विपक्षी सांसदों को दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया। इंडी गठबंधन के सांसदों को दिल्ली पुलिस बस में भर के संसद मार्ग थाने ले आई। थाने में इन सांसदों को कुछ देर रखने के बाद पुलिस ने सबको छोड़ भी दिया। पूरा विपक्ष मिलकर मार्च कर रहा था, चुनाव आयोग से मिलना चाहता था, लेकिन पुलिस ने रोककर हिरासत में ले लिया। यही कहानी सुनाकर दोपहर से लेकर शाम तक इंडी गठबंधन ने माहौल बनाया कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे उससे चुनाव आयोग डर गया और विपक्षी सांसदों से मिला ही नहीं। आप राहुल गांधी को सुनिए, फिर बताऊंगा कि असल खेल क्या है, क्या चुनाव आयोग डर गया या विपक्ष ने हाथ पीछे खींच लिए। देखिए हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की हालत देखिए। 300 एमपीज इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम डेलीगेशन लेके आएंगे, हम आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 एमपीज नहीं आ सकते हैं। तो यही हालत है, क्योंकि डरते हैं। 300 एमपीज आ गए और वहाँ पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई है दिखा दी। अच्छा एक बात बताइए, अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें एक बकायदा प्रेजेंटेशन दिया था जो इनके हिसाब से वोट चोरी के सबूत थे। तो राहुल गांधी के साथ कितने सांसद खड़े होकर प्रेजेंटेशन दे रहे थे? कोई था? अकेले राहुल गांधी खड़े थे, क्योंकि पूरे मीडिया में इनको आना था कि देखो मैंने सबूत निकाला है। फिर सांसदों को अपने घर पे खाने पे बुलाए, वहां भी प्रेजेंटेशन कितना आदमी दिया? एक। तो जब मीडिया के सामने प्रेजेंटेशन देना है तो एक आदमी राहुल गांधी लगता है, जब इनको सांसदों को बुलाकर प्रेजेंटेशन देना है तो एक आदमी राहुल गांधी लगते हैं, और जब इनको इलेक्शन कमीशन को जाके बताना है तो 300 लोग लग जाएंगे। काहे भाई 300 लोग प्रेजेंटेशन देंगे क्या? एक आदमी, 2 आदमी, 5 आदमी नहीं दे सकते। इलेक्शन कमीशन तो 30 लोग को बुलाया था। राहुल गांधी का दावा है कि आज विपक्ष के 300 सांसद चुनाव आयोग से मिलना चाहते थे, लेकिन चुनाव आयोग डर गया, मिलने का वक्त नहीं दिया। लेकिन राहुल गांधी ने फिर से चुनाव आयोग को लेकर आधी अधूरी कहानी सुनाई। पूरा सच क्या है मैं आपको बताता हूं। दरअसल विपक्ष यह चाहता था कि चुनाव आयोग मार्च में शामिल विपक्ष के सभी सांसदों से मिले, जिनकी संख्या 300 बताई जा रही है। अब इस मामले में चुनाव आयोग का पक्ष भी जान लीजिए। पहली बात तो चुनाव आयोग ने विपक्ष के सांसदों से मिलने से इनकार किया ही नहीं, लेकिन बात यहां फंस गई कि चुनाव आयोग ने कहा कि सभी पार्टियां अपने प्रतिनिधियों को भेज दीजिए। ऐसे में कुल 30 सांसदों को चुनाव आयोग ने कहा कि वो आए, अपनी बात कहें। लेकिन इंडी गठबंधन इस बात पर अड़ गया कि 30 सांसद क्यों, 300 क्यों नहीं आ सकते। इसी को लेकर बवाल काट दिया उन्होंने कि 300 मिलेंगे। अरे भाई 300 मिलके क्या करेंगे? 300 लोग प्रेजेंटेशन देंगे? मतलब ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि 300 सांसद बहुत ज्यादा है भाई। विपक्ष को चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखनी थी या शक्ति प्रदर्शन करना था? और अगर राहुल गांधी इतने ही कॉन्फिडेंट हैं कि उन्होंने सो कॉल्ड वोट चोरी पकड़ ली है, तो उसके सबूत दिखाने और समझाने के लिए 300 सांसद थोड़े ना लगते हैं। खुद अकेले प्रेजेंटेशन मीडिया के सामने दे देते हैं, खुद अकेले प्रेजेंटेशन सांसदों को दे देते हैं। चुनाव आयोग को प्रेजेंटेशन देने के लिए 300 लोग लगेंगे। 30 लोग कम पड़ रहे थे, वैसे तो 30 भी ज्यादा थे, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, सब पार्टी का एक-एक आ जाइए। लेकिन 30 की बात हो गई थी, उस पर भी नहीं माने, क्योंकि सबूत दिखाना नहीं था, माहौल बनाना था कि भाई ये सब फोटो चल जाए, हो के देखो चुनाव आयोग मिलने रहा है, डर गया है, यानी हमारा आरोप सही था।
भाई अगर चुनाव आयोग डर ही रहा था तो 30 को भी समय नहीं देता। विपक्ष वाकई इस मामले में अगर गंभीर है तो उसे 30 सांसदों का एक दल भेजना चाहिए था, ताकि कम से कम चुनाव आयोग तक विपक्ष की आपत्तियां, विपक्ष की आवाज पहुंच जाए, जिससे मैसेज नहीं जाता कि चुनाव आयोग डर रहा है। लेकिन विपक्ष के तेवर से ऐसा ही लग रहा है कि वो सिर्फ माहौल बना रहा है। ये बात इंडी गठबंधन भी समझ रहा था कि अगर 300 सांसदों की एंट्री मांगेंगे तो चुनाव आयोग मना कर देगा। इसलिए इंडी गठबंधन ने जानबूझकर यह मांग रखी कि 300 सांसद ही मिलेंगे। सुनिए कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो दोनों क्या कह रहे हैं। या इनकी जायदाद का हिस्सा कुछ नहीं दे रहे हमें, तो इसीलिए हम सवाल कर रहे हैं। बुजदिल, कायर, निकम्मा सरकार पुलिस के फौज को रख के हमें डरा रहे हैं। ये क्यों 30 MP? ये कोई थाने में ये है क्या? ये थाने में कोई मुलाकात का टाइम है क्या कि 20 को देंगे, 30 को देंगे? ये कौन होते हैं? सारे ऑपोजिशन एकजुट में जा रहे मेमोरेंडम देने। VVIP लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है, इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं। तो पीसफुली यहाँ रास्ते पे बैठे, लेकिन वो कम से कम एक हॉल में सब 200-300 मेंबर्स को एक जगह बिठा के वो कह सकते थे, जैसा कि राहुल गांधी जी एक्सप्लेन करे कि बहुत से चीज़ें ये है, कि वैसा ही वो बिठा के पूछ सकते थे और हमको जो बोलना है सारे मेंबर बोलते थे। अब 30 मेंबर को आओ, अब 30 मेंबर किसको भेजना, क्योंकि इसमें अलायंस पार्टीज है सब, और हम चूज करना अच्छा नहीं रहता। तो हम चाहते थे कि एक हॉल में बिठाकर वो खुद आकर एक्सप्लेन कर सकते थे। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कहना है कि भाई 30 किसको भेजते, तो 300 लेके चल दिए। भाई ये शादी की बात करने थोड़े ही जा रहे हैं कि भाई परिवार में किसको बोलते, चच्चा नाराज हो जाते, फिर दद्दा नाराज हो जाते, तो एक काम करो बाहर खानदान चलो, ऐसे थोड़ी होता है बॉस। कांग्रेस के अध्यक्ष ये तर्क दे रहे हैं कि सभी दलों से 30 सांसदों को कैसे चुनते, संभव नहीं था। यह बात उन्हें संभव लग रही है कि 300 सांसदों की भीड़ इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में जा सकती है, यह लॉजिक है। दूसरी बात, आप खुद कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को सुनिए, वो कांग्रेस अध्यक्ष के दावे से अलग बात करते हुए कह रहे हैं कि हम तो 30 सांसदों को भी ले जाने को तैयार हैं। जाने तो दीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि हम 30 सांसद चुन नहीं पाए कि किसको भेजना है। केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि हम 30 ले जाने को तैयार थे, ले जाने दीजिए। सुनिए केसी वेणुगोपाल को। Yes, we are ready to go with 30 people, but at least they have to allow us till the election commission office. इसके लगभग एमपीज की परमिशन थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, उनमें नंबर ज्यादा होने का उनको डिटेन किया गया, उनको बताया गया कि 30 की परमिशन है, कोई भी 30 लोग आप में से आ सकते हैं। यानी पुलिस कह रही है कि हमको 30 लोगों का मिला था, भाई 30 लोग आएंगे, 30 लोग को हम जाने को देने को तैयार हैं। यहां माहौल ये बनाया जा रहा है कि भाई 30 लोग को भी जाने नहीं दे रहे। यानी चुनाव आयोग को फंसाने के चक्कर में विपक्ष फिर खुद फंस गया, क्योंकि जब चुनाव आयोग मिलने का वक्त दे रहा है तो फिर विपक्ष के कुछ ही नेता चुनाव आयोग से मिलते। इतना जो बवाल किया वो नहीं होता। और अगर चुनाव आयोग ने कहा था कि 30 सांसद से मिलने का वक्त दे रहा हूं, तो तभी कह देते कि ना हम 30 नहीं आएंगे, हम 300 आएंगे। बीजेपी अब सवाल उठा रही है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इसी को लेकर विपक्ष को निशाने पर लिया है। सुनिए एक बार उनको। आज भी आप देखिए, इलेक्शन कमीशन में जाने के लिए समय खुद मांगा और इलेक्शन कमीशन ने ये इंडी गठबंधन को बोला कि हर पार्टी से 2-2 सदस्य को भेज दो। 30 सदस्य को बुलाया, फिर जाता नहीं है। वो उनके गठबंधन में, इंडी गठबंधन में वो तय नहीं कर पाया कि वो 30 लोग कौन कौन जाएंगे। जब वो अपना नेता तय नहीं कर पाते हैं, प्रतिनिधि तय नहीं कर पाते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन से टाइम मांगा क्यों है? अब वो खड़गे जी बोल रहे हैं कि सारा अपोजिशन मेंबर जो वीआईपी है, तो 150 लोग क्या इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन कमिश्नर का रूम में 150 लोग घुसेंगे क्या? ये कैसे बातें करते हैं? इधर सड़क पर विपक्ष बवाल काट रहा है, उधर संसद की कार्रवाई लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रही। जब सत्र शुरू हुआ तो इंडी गठबंधन ने इस बात पर बवाल किया था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो। वो चर्चा हो गई तो अब इंडी गठबंधन वोटर लिस्ट पर चर्चा की मांग कर रहा है और इस मुद्दे पर 14 दिनों से संसद की कार्रवाई बाधित हो रही।
लोकसभा में हंगामे को लेकर आज लोकसभा स्पीकर ने कैसे विपक्ष की क्लास लगाई, एक बार वो भी देखिए। फिर आपको बताता हूं कि राहुल गांधी साइन करने से क्यों भाग रहे हैं। आपको 14 दिन हो गए सदन को नियोजित तरीके से आप बाधित कर रहे हैं। 14 दिन से आप सदन को नहीं चलने दे रहे। ये लोकतंत्र की परंपराओं के अनुरूप नहीं है। देश की जनता का करोड़ों रुपया कार्रवाई में खर्च होता है। इधर संसद से सड़क तक बवाल चल रहा है, उधर राहुल गांधी चुनाव आयोग को साइन करके हलफनामा देने को तैयार नहीं। उल्टे राहुल गांधी अब कह रहे हैं कि वो साइन करके देंगे ही नहीं। सुनिए राहुल गांधी को, फिर आपको बताऊंगा कि चुनाव आयोग को राहुल गांधी साइन करके हलफनामा देने से क्यों बच रहे हैं और चुनाव आयोग ने आज राहुल गांधी को फिर कैसे एक्सपोज किया। तो आप इलेक्शन कमीशन को छुपना काफी मुश्किल हो जाएगा। वो आपको कहता है कि आप नोटिस का जवाब आप नहीं देंगे क्या? एफिडेविट अरे भाई उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दे। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है, ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज में हुआ है और इलेक्शन कमीशन जानता है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। और वो फटेगा, वो जानता है। राहुल गांधी कह रहे हैं डेटा फटेगा। अब वो तो बाद की बात है, लेकिन यहां सवाल यह है कि भाई राहुल गांधी साइन करके क्यों नहीं दे रहे। साइन करके ये लिख के देने में कि भाई ये शपथ पत्र मैं दे रहा हूं। भाई आप कहीं जाते हैं और आदमी लिख के देता है कि ये फलाना जानकारी जो मैं दे रहा हूं इसको सत्यापित करता हूं कि ये मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, तो फिर वो भी ना दे आदमी कहीं पर, शपथ पत्र का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा फिर तो। और दूसरी बात, राहुल गांधी कह रहे इतना फटने वाला डेटा है तो लेके चले जाएं सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। कपिल सिब्बल से लेके इतने अभिषेक मनु सिंघवी तक इतने वरिष्ठ वकीलों की फौज है उनके पास। ये डेटा जो वो दिखा रहे हैं, प्रेस को दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, सोशल मीडिया पे साइन करा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को लेके घसीटते हुए वो ये पूरा मामला चले जाएं सुप्रीम कोर्ट। क्यों नहीं जाते कोर्ट में अगर इतना फटने वाला डेटा है तो? राहुल गांधी ने वोट चोरी का जो कथित खुलासा किया उसे लेकर वो हर जगह ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने तो चुनाव आयोग और पीएम मोदी की मिलीभगत और उनकी चोरी पकड़ ली। लेकिन जब चुनाव आयोग उनसे यही बात लिखित में देने को कह रहा है तो राहुल गांधी शपथ पत्र पर साइन करने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल राहुल गांधी ने अगर शपथ पत्र पर साइन किए और उनके तरफ से दिए गए सबूत झूठे साबित हुए या उनके खिलाफ कानूनी एक्शन हो गया तो भैया वो मुसीबत में फंस जाएंगे। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 227 से लेकर 229 के तहत गलत सबूत पेश करने पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। अगर ऐसा हुआ तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी जा सकती है। इसके अलावा बीएनएस की धारा 337 के तहत भी राहुल गांधी को 7 साल तक की सजा हो सकती है। इस धारा के तहत अगर कोई व्यक्ति सरकारी वोटर आईडी, आधार कार्ड, जन्म मृत्यु या जैसे उससे जुड़े दस्तावेज से छेड़छाड़ यानी उसे गैर कानूनी तरीके से बदलने की कोशिश या सरकारी संस्था या अफसरों की छवि खराब करे तो वो इस नियम के तहत सजा का पात्र माना जाएगा। दूसरी बात, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 31 के तहत भी 1 साल की सजा का प्रावधान। और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी डंके की चोट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दे रहे हैं, रैली में आरोप दोहरा दे रहे हैं, मीडिया में बयान दे रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग को लिखित में नहीं दे रहे और ना ही कोर्ट जा रहे हैं। लेकिन बात अब चुनाव आयोग के साख की आ गई और चुनाव आयोग भी सख्त हो गया है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को फिर नोटिस भेजा है। यह नोटिस राहुल गांधी के उन आरोपों को लेकर है जिसमें राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक महिला का नाम लेकर दावा किया था कि 70 साल की एक महिला शकुन रानी ने 2 महीने में 2 बार वोटर आईडी कार्ड बनवाया और 2 बार वोट दे दिया। लेकिन अब चुनाव आयोग ने बाकायदा इस महिला का जिक्र कर राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। दूसरी तरफ यह महिला खुद सामने आई है और उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों को गलत बताया। पहले आप राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाए थे वो सुनिए, यह महिला क्या कह रही है ये सुनिए, फिर बताऊंगा चुनाव आयोग क्या कह रहा है। So she becomes a voter twice, and then the beautiful thing is, show us the next slide, she actually votes twice, or somebody votes twice for her, right? There she is, that's the slip where
she's been signed off as having voted in booth 341, and she's done it twice. मेरे पास एक ही वोटर आईडी है और मैंने एक ही बार वोट किया। वो उन लोगों की प्रॉब्लम है कि दो कैसे हुई वो हमें नहीं पता। आपके पास पहले वोटर आईडी कार्ड एक ही है या दो है? एक ही है हमारे पास जी। लेकिन राहुल गांधी ने तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने बताया कि आपके नाम पे दो वोटर आईडी कार्ड है, दोनों वोट हुआ है। हाँ तो हुए क्या, 4 हुए, लेकिन इससे मुझे क्या पता, मैं तो एक ही बार वोट करने गई। अब उनको पता होगा 3-3 4 वोट कैसे पड़ती हैं एक नाम से, वो तो उन्हीं को पता होगा। वो अपने उनसे पूछे जहाँ वो वोट डलवा रहे थे। जी, तो आप कर्नाटक में ही वोट कर रही हैं मैम अब तक? बठिंडा में किया। बठिंडा में किया, तो वहाँ का वोटर आईडी है वो कैंसिल हो गया। वहाँ पे अभी कोई वोटर आईडी नहीं है एक्सेप्ट दिस कार्ड, देयर इज नो अदर वोटर। शकुन देवी के केस को लेकर ही चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा। नोटिस में चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से वो डॉक्यूमेंट मांग लिए कि किस आधार पर उन्होंने दावा किया कि महिला जो है उन्होंने 2 बार वोट किया और वोट चोरी। चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने रिकॉर्ड में एक पोलिंग ऑफिसर के हवाले से यह दिखाया कि शकुन रानी ने 2 बार वोट किया है, जबकि हमारी जांच में शकुन रानी ने यह कहा कि उन्होंने 1 बार ही वोट किया, 2 बार नहीं। शुरुआती जांच में चुनाव आयोग को पता चला है कि राहुल गांधी ने शकुन रानी को लेकर जो डॉक्यूमेंट दिखाए हैं उस पर जो टिक मार्क लगा है वो पोलिंग ऑफिसर ने लगाया ही नहीं है। इस वजह से चुनाव आयोग ने कहा है कि आप रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स दीजिए, किस आधार पर आपने यह दावा किया है, जिससे डिटेल जांच हो सके। अब शकुन रानी के केस में राहुल गांधी फंस गए, क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शकुन रानी के 2 बार वोट डालने का दावा ठोक दिया था और यह पिक्चर दिखाई थी जिसमें 2 टिक मार्क लगा है और नीचे लिखा था सोर्सेज BLA मार्क्ड इलेक्टोरल रोल। इधर दिल्ली में राहुल गांधी और इंडी गठबंधन सड़कों पर बवाल कर रहा था, उधर कर्नाटक में अलग कांड हो गया। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने आज सहकारिता मंत्री के KN राजन्ना को कैबिनेट से हटा दिया। शुरुआत में सिद्धारमैया ने राजन्ना को इस्तीफा देने के लिए कहा था, जब नहीं दिया तो उन्हें हटा दिया। सूत्र बता रहे हैं कि KN राजन्ना पर इसलिए एक्शन हुआ क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे से सवाल उठा दिए थे। KN राजन्ना ने कहा था कि जब वोटर लिस्ट बनी थी तब कर्नाटक में पार्टी सत्ता में थी, तब उन्होंने इस पर आंखें क्यों मूंद ली। अगर हमारी आंखों के सामने गड़बड़ियां हुई और हमने तब आपत्ति नहीं जताई तो आज शिकायत करने का क्या औचित्य है। दावा है कि KN राजन्ना के इसी बयान के आधार पर उनकी कुर्सी चली गई। इधर राहुल गांधी वोट चोरी का माहौल बना रहे हैं, उधर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आज बड़ी बात कह दी। इमरान मसूद अब ये कह रहे हैं कि वो इस्तीफा देने को तैयार हैं और PM मोदी भी इस्तीफा दें क्योंकि वोट चोरी हुई है। सुनिए जरा इनको। लोकतंत्र को खत्म कर दिया है इन्होंने, इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। राहुल जी ने दस्तावेजों के साथ चोरी पकड़ी है, राहुल जी ने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ चोरी को पकड़ा है। और ऐसी परिस्थिति के अंदर जब ये हालात देश के अंदर हो, मैं तो सबसे पहले कहता हूँ, मैं सबसे पहले इस्तीफा देता हूँ। सब इस्तीफा दें जो वोट चोरी कर करके जीत के आए। इस वोट चोरी के अंदर ये नहीं पता किसके पास चोरी हुई है किसके नहीं चोरी हुई है, लेकिन अगर सही मायनों में संविधान को बचाना है तो दे इस्तीफा, सरकार भी इस्तीफा दे, हम सब इस्तीफा दें और चलिए लोकतंत्र के अंदर इस इलेक्शन कमीशन को पारदर्शी करते हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि जो लोग वोट चोरी करके आए हैं वो इस्तीफा दें और कह रहे हैं कि मैं सबसे पहले इस्तीफा देता हूं। तो खुद के बारे में खुद ही मान रहे हैं क्या कि वोट चोरी करके जीते हैं? अच्छा, मान लीजिए एक सेकंड के लिए सब ने वोट चोरी हुई नहीं हुई छोड़िए, कह रहे हैं कि सब इस्तीफा दे दें, सब ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो वोटर लिस्ट है उसको क्लीन करना पड़ेगा, फिर उसी से चुनाव कराइएगा, तो फिर तो वोट चोरी हो जाएगा आपके हिसाब से। तो आप वोटर लिस्ट को क्लीन कीजिएगा। कैसे क्लीन कीजिएगा? उसी SIR से जो बिहार में हो रहा है। अरे भैया, तो फिर हंगामा काहे काट रहे हैं? गजब लोग हैं भाई। वोटर लिस्ट क्लीन कीजिए। कैसे क्लीन होगा? SIR से होगा, लेकिन हम बिहार में SIR पे बवाल काट रहे हैं। इंडी गठबंधन को लग रहा है कि उन्हें नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़ा मुद्दा मिल गया और इसी में वो माहौल बनाने में जुटे हैं। लेकिन आप ये भी देखें कि इंडी गठबंधन में आपस में सब खींचतान में लगे हैं, कौन ज्यादा माहौल बना पाता है। रेस लगी हुई है कांग्रेस में, समाजवादी पार्टी में, ममता बनर्जी की पार्टी में। आज इंडी गठबंधन के मार्च में समाजवादी पार्टी ने यूपी उपचुनाव का मुद्दा उठा दिया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव हुए थे और उस दौरान जमकर धांधली की गई। उपचुनाव में बीजेपी के वोट कैसे बढ़ गए भाई? समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि यूपी उपचुनाव में वोटों की चोरी नहीं, डकैती हुई थी। सुनिए डिंपल यादव को, फिर फैक्ट्स बताता हूं। उत्तर प्रदेश में जहां 10 विधानसभाओं की सीटों में उपचुनाव हुए थे, किस तरह खाली वोट चोरी नहीं हुई, किस तरह बूथ कैप्चरिंग हुई और कहीं ना कहीं वोट की डकैती। इसलिए भी हम कह रहे हैं इस बात को
क्योंकि बूथ कैप्चरिंग के साथ साथ जिस तरह शासन और प्रशासन ने पूरा खेल रचा है, तो मैं समझती हूँ अलग इलेक्शन कमीशन का उस समय जब पूरी रिपोर्टिंग थी, जब पूरे सबूत थे, तब इलेक्शन कमीशन ने एक्शन क्यों नहीं लिया, सवाल इस पर भी है। अखिलेश यादव को भी उपचुनाव का दर्द अभी तक। वो आरोप लगा रहे हैं कि रामपुर और कुंदरकी में जो उपचुनाव हुआ था उसमें बीजेपी के वोट अचानक कैसे बढ़ गए। अखिलेश ने कहा कि 2022 में रामपुर में समाजवादी पार्टी को 60% वोट मिले थे और बीजेपी को 35%, जबकि 2022 में रामपुर के उपचुनाव में सपा को 36% वोट मिले और बीजेपी का बढ़ के 62% हो गया। इसी तरह 2022 में कुंदरकी सीट पर सपा को 46% वोट मिले और बीजेपी को 30%, जबकि 2024 के उपचुनाव में सपा को 12% वोट मिले और बीजेपी का वोट शेयर 77% हो गया। इन दोनों सीटों के डेटा के आधार पर अखिलेश यादव वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के वोट अचानक बढ़ गए इसलिए वोट चोरी हो गई। लेकिन अखिलेश यादव आरोप लगाते हुए जिस लॉजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस लॉजिक से तो खुद उन पर भी सवाल उठ जाएंगे कि भाई एकदम से वोट शेयर अगर बढ़ जाए तो इसका मतलब अगर चोरी होती है तो बात निकलेगी तो अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव तक चली जाएगी भाई, क्योंकि साल 1992 में समाजवादी पार्टी बनी ही थी 1992 में, और 1996 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी सीट पहली बार में ही जीत हासिल कर ली थी। मुलायम सिंह यादव ने 2 बार के सांसद उदय प्रताप सिंह को हरा दिया। पहले ही लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव को मैनपुरी में 42% वोट मिले थे। तो भाई अगर अचानक से वोट शेयर बढ़ जाना, एक नई पार्टी को इतने वोट मिल जाना, फिर तो लोग कहेंगे कि क्या वो भी उस जमाने में वोट चोरी हो रही थी क्या? कोई भी कह देगा भाई कि अचानक मुलायम सिंह यादव नई पार्टी बनाते उनको 42% वोट कैसे मिल गया अगले चुनाव में। यानी वोट परसेंट को एक चुनाव से दूसरे चुनाव में बढ़ जाने पर सीधे सीधे वोट चोरी मान लेना, यह कैसे लॉजिकल है भाई? आपको आजमगढ़ लोकसभा सीट का उदाहरण बताता हूं। 2009 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ से 35.13% वोट के साथ बीजेपी जीती। 2009 में आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी को 17.5% वोट मिले थे। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ से जीते और उनका वोट शेयर सीधा डबल हो गया, 35% के पार चला गया। तो ये दो उदाहरण ठीक वैसे ही हैं जैसा अखिलेश यादव अब आरोप लगा रहे हैं। किसी भी चुनाव में वोट शेयर घटने या बढ़ने के कई कारण होते हैं। अखिलेश यादव इतने दिनों से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो खुद ये सारी बातें जानते हैं और उनको भी पता है कि मुलायम सिंह यादव कोई वोट चोरी करके नहीं जीते थे, लेकिन अपनी पॉलिटिक्स के चक्कर में ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि खुद उनके ही ऊपर सवाल उठने लगेंगे। तो इसलिए यह सारा मामला किधर जा रहा है आप देख ही रहे हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और पाठशाला में अगला चैप्टर जिसमें आपको बताता हूं, अमेरिका पहुंचे मुनीर की परमाणु युद्ध वाली धमकी। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को फिर ठोकने की डेट तय कर दी है क्या? पाकिस्तान के नए पप्पू असीम मुनीर ने भारत के लिए ऐसा क्या कह दिया कि खुद पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई? गजब। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की मार से पाकिस्तान अभी भी कराह रहा है, उसके जख्म अभी सूखे भी नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से दोबारा युद्ध की तैयारी कर ली ऐसा लग रहा है। मोदी अब किसी भी वक्त पाकिस्तान से युद्ध का ऐलान कर सकते हैं, यह चर्चा होने लगी है और इसका मौका खुद पाकिस्तान बार बार लगातार दे रहा है और एक बार फिर युद्ध का माहौल सेट हो रहा है। आप देखिए कि अभी शनिवार को ही इंडियन आर्मी चीफ ने ऐलान किया कि अगला युद्ध जल्दी ही शुरू हो सकता है। इंडियन एयरफोर्स ने भी कह दिया कि पाकिस्तान ने गड़बड़ की तो भारत से करारा जवाब मिलेगा और अब पाकिस्तान के असीम मुनीर ने न्यूक्लियर बम फोड़ने की धमकी देकर भारत को युद्ध के लिए उकसा भी दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी कह ही चुके हैं कि भारत अब किसी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं करेगा और राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि अगर कोई छेड़ेगा तो भारत छोड़ेगा नहीं। यानी भारत तो पहले ही पाकिस्तान के साथ फुल एंड फाइनल का हिसाब करने के लिए तैयार बैठा है। पीएम मोदी एक बार फिर सेनाओं को फ्री हैंड दे चुके हैं क्योंकि मोदी ने ठाना हुआ है कि पाकिस्तान को सुधार कर ही दम लेंगे और अब की बार मोदी पाकिस्तान का ऐसा इलाज करेंगे कि पाकिस्तान पानी मांगने लायक भी नहीं रहेगा। अब तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने अमेरिका में ऐसी बात बोल दी कि भारत के सब्र का बांध कभी भी टूट सकता है। मुनीर अमेरिका जाके कह रहा है कि वो सिंधु नदी पर भारत के बांधों को मिसाइल से उड़ा देगा और परमाणु बम फोड़ देगा जिससे आधी दुनिया तबाह हो जाएगी। तुम्हारे मिसाइल अगर फूट सकते तो अभी इस बार ऑपरेशन सिंदूर में क्यों नहीं फोड़ पाए उस दौरान? मुनीर ने यह बयान अमेरिका में जाके दिया। मुनीर की इस न्यूक्लियर धमकी के पीछे क्या ट्रंप का दिमाग है और भारत ने मुनीर की इस धमकी का कैसे करारा जवाब दिया? क्या मोदी ने पाकिस्तान को ठोकने की डेडलाइन सेट कर दी है? यह सब आपको बताऊंगा। लेकिन न्यूक्लियर धमकी देते हुए मुनीर ने ऐसा कबूलनामा भी किया है कि खुद पाकिस्तान की गजब बेइज्जती करवा दी। पाकिस्तान के लोग ही अपने आर्मी चीफ को पप्पू क्यों कह रहे हैं?
इसके बारे में आपको बताऊंगा, पहले जो हुआ है उसकी एक झलक देखिए। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान को अच्छी तरह से समझ में आ चुका है कि भारत उसे अब जब मर्जी ठोक सकता है और पाकिस्तान भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए पाकिस्तान का असीम मुनीर उन्हीं पुरानी धमकियों पर उतर आया है जिसमें वो एटम बम दिखाता है। असीम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है। अगर पाकिस्तान को लगा कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ लेकर डूबेंगे। यानी मुनीर का यह बयान बता रहा है कि पाकिस्तान को पता है कि मोदी कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे और अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसलिए वो दुनिया में एक पैनिक बटन दबा रहा है कि देखो हम मरेंगे तो आधी दुनिया लेकर डूबेंगे। वो ये नहीं कह रहा कि हम भारत को बर्बाद कर देंगे, उसको पता है कि हम भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन वो कह रहा है कि हम जैसे वो आतंकी भेजता है बम बांध के, वो फट जाते हैं सुसाइड बम्बर, आसपास लोगों को भी ले डूबते हैं, तो वो कह रहा है कि पाकिस्तान पूरा देश ही सुसाइड बम्बर है, हम फटेंगे आसपास सबको लेके फट जाएंगे। मुनीर ने अपने न्यूक्लियर बम की धमकी यूं ही नहीं दी। अभी एक ही दिन पहले भारतीय सेना के चीफ उपेंद्र रावत ने ऐलान किया था कि अब अगला युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है और भारतीय सेना इसके लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी सेनाओं को पूरी तरह फ्री हैंड मिला हुआ है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिला हुआ था। सुनिए सेना प्रमुख ने क्या बताया था। The next war which we are looking at, it may happen soon and we have to prepare accordingly, as already been brought out by director, that in this we have to fight this battle together. This non-kinetic has to be fought together. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. भारतीय सेना प्रमुख का यह कहना कि अगला युद्ध कभी भी बहुत जल्द हो सकता है, इसके बड़े मायने। इधर भारतीय सेना ने पाकिस्तान से युद्ध की तैयारियों का अपडेट दिया, उधर असीम मुनीर की हालत खराब हो गई और वो सीधे न्यूक्लियर अटैक की धमकी देने लगा और वो भी सीधे अमेरिका में बैठकर। मुनीर 1.5 महीने में दूसरी बार अमेरिका पहुंचा है, जहां वो अमेरिकी आर्मी के सेंट्रल कमांड चीफ माइकल कुरिल्ला के विदाई समारोह में शामिल हुआ। इसके बाद मुनीर ने एक प्रोग्राम में शिरकत की और वहीं भारत पर न्यूक्लियर बम फोड़ने की धमकी दे दी। इस धमकी के बैकग्राउंड में सिंधु जल समझौता भी है, जिसे भारत ने सस्पेंड कर रखा, जिससे पाकिस्तान का गला सूख रहा है। मुनीर ने इसको लेकर भी अमेरिका में लंबा लंबा फेंकना शुरू कर दिया। असीम मुनीर ने कह दिया कि पाकिस्तान इंतजार कर रहा है कि भारत सिंधु नदी पर कब डैम बनाएगा और जब भारत डैम बना लेगा तो फिर पाकिस्तान 10 मिसाइलें दागकर डैम को तबाह कर देगा। जब डैम बना लेगा भारत तब ये फोड़ेंगे, उसके पहले नहीं फोड़ेंगे। और अभी जो भारत पानी छोड़ के रोक के इनका भूत बनाए बैठा है, उससे इनको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पब्लिक पूछ रही है तुम कुछ करते क्यों नहीं, भारत तो बुखार छुड़ा रहा है। तो क्या बोलें, हम वेट कर रहे हैं कि जब डैम बनेगा तब हम फोड़ेंगे। लेकिन फोड़ोगे काहे से? तुम्हारी मिसाइल इधर आएगी, वो हवा में फूट जाती है। मुनीर को एक्चुअली समझ में आ रहा है कि सिंधु जल समझौता अब दोबारा चालू तो होगा नहीं, इसलिए वो डैम बनने के बाद मिसाइल हमले की धमकी दे रहा है। कह रहा है कि न्यूक्लियर बम फोड़ देगा, जिसने पीएम मोदी का पारा चढ़ा दिया है, क्योंकि मोदी कह चुके हैं कि भारत अब किसी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के आगे नहीं झुकेगा और मौका मिलते पाकिस्तान को दोबारा फोड़ने में जरा हिचकेगा भी नहीं। 29 जुलाई को पीएम मोदी ने पाकिस्तान को क्या मैसेज दिया था, आज ये आपको सुनाता हूं। पाकिस्तान में पाठशाला बहुत लोग देखते हैं, उनको ये याद रहना चाहिए पीएम ने क्या कहा। पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी को हमने झूठा साबित कर दिया। भारत ने सिद्ध कर दिया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगा और न ही ये न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के सामने भारत झुकेगा। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। पाकिस्तान के साथ नया युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है, यह बात असीम मुनीर को भी समझ आ चुकी है, इसलिए वो ट्रंप की गोद में जाकर बैठ गया और अमेरिका को अपना माई बाप मान चुका है। मतलब आप देखिए कि मुनीर दुनिया को परमाणु बम फोड़ने की धमकी दे रहा है और ट्रंप मुनीर को यह धमकी देने का मंच दे रहे हैं, जो खुद को नोबेल पीस प्राइज का प्रबल दावेदार मानते हैं। ट्रंप की मर्जी के बगैर मुनीर न्यूक्लियर धमकी दे दे, वो भी अमेरिका में खड़े होकर। अभी मुनीर की इतनी हैसियत नहीं हुई तो यह आदमी किस मुंह से
जो है वो नोबेल शांति पुरस्कार मांग रहा है। भाई तुम्हारे देश में खड़े होकर एक आदमी कह रहा है न्यूक्लियर बम फोड़ने की बात। दरअसल मोदी के सामने अपनी सारी ट्रिक्स फेल होने के बाद ट्रंप बौखलाए हुए, इसलिए भारत के खिलाफ अपना पाकिस्तानी कार्ड यूज कर रहे हैं। लेकिन आज भारत ने पाकिस्तान और ट्रंप दोनों को सख्त जवाब दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान दिया और कहा कि परमाणु हथियार लहराना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। भारत को अपनी सुरक्षा करना आता है। दुनिया देख सकती है कि ऐसे बयान कितने गैर जिम्मेदाराना हैं। ये बातें उस देश पर भी शक पैदा करती हैं जहां परमाणु हथियारों का सुरक्षित होना तय नहीं है और सेना का आतंकियों से संबंध माना जाता है। विदेश मंत्रालय ने जोर देकर कहा है कि किसी मित्र देश की धरती से की गई यह टिप्पणी खेदजनक है। और आप सोचिए, यही डोनाल्ड ट्रंप, आपको याद होगा, इन्होंने ईरान पे बम फोड़ा था ये कहते हुए कि ईरान रिस्पॉन्सिबल देश नहीं है, उसके पास न्यूक्लियर बम होगा तो बड़ा खतरा हो जाएगा। तुम्हारे खुद के देश में खड़ा होकर पाकिस्तान का जनरल कह रहा है कि हम खुद तो फटेंगे ही, आधी दुनिया ले डूबेंगे न्यूक्लियर बम के साथ। ये बहुत जिम्मेदारी का बयान दे रहा है वो। लेकिन ये लोग, अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड है, ईरान के पीछे पड़े हुए हैं, पाकिस्तान को यूज कर रहे हैं कार्ड की तरह कि भाई मोदी को किसी तरह से, भारत को किसी तरीके से जो है वो थोड़ा परेशान कर। अरे जाओ, इससे परेशान होंगे। अभी 2 दिन पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिना नाम लिए अमेरिका और ट्रंप को कैसा तगड़ा जवाब दिया था, आप खुद सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि मुनीर को पाकिस्तान में लोग पप्पू क्यों बुला रहे हैं। कुछ लोग हैं जो भारत का विकास जितनी तेजी के साथ हो रहा है उन्हें रास नहीं आ रहा है। सबके बास तो हम हैं, भारत कैसे इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। लेकिन बहनों भाइयों, भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भारत को अब दुनिया की कोई ताकत विश्व की एक बड़ी शक्ति बनने से रोक नहीं सकती है। नरेंद्र मोदी ने तय कर लिया है कि पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल करना जरूरी है। मुनीर तक भी मोदी का यह मैसेज पहुंच चुका है और मुनीर के अंदर यह न्यूक्लियर बॉम्ब वाली जो वो धमकी दे रहा है, वो उसका डर है। पाकिस्तान के लोग अब आर्मी चीफ ने जो भद पिटवाई है देश की, उस पर उन्हें गालियां भी दे रहे हैं। दरअसल मुनीर ने कहा कि भारत हाईवे पर आती हुई मर्सिडीज की तरह है, लेकिन पाकिस्तान बजरी से भरा डंप ट्रक है। मुनीर ने कह दिया कि अगर बजरी का ट्रक मर्सिडीज कार से टकराता है तो नुकसान किसका होगा। मुनीर ने जब यह कहा तो उसे लगा कि उसने तो बहुत बढ़िया उदाहरण दे दिया, लेकिन इसी मर्सिडीज ने कुछ ही दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर में कूड़े के ट्रक पाकिस्तान को कितनी बुरी तरह धोया है, यह बात मुनीर भूल गया। दूसरी बात, पब्लिक कह रही है कि तुम कैसे आदमी हो यार, इंडिया को मर्सिडीज बता रहे हो चमचमाती हुई और अपने देश को कबाड़ का ट्रक बता रहे हो। तुम खुद मान रहे हो कि तुम्हारा देश कबाड़ का ट्रक है। और यह बात तो राहुल गांधी भी सुने कि मुनीर को भी भारत जो है वो मर्सिडीज कार दिखता है। राहुल गांधी खुश हो रहे थे कि ट्रंप ने कह दिया है कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। सोचिए, मुनीर भी कह रहा है कि भारत जो है वो मर्सिडीज कार है और पाकिस्तान को कबाड़ का ट्रक बता रहा है। अब पाकिस्तान के लोगों ने ही सोशल मीडिया पर मुनीर की गीदड़ भभकी की जबरदस्त बैंड बजा दी। पाकिस्तान के लोग कूड़े के ट्रक की तस्वीर के साथ मर्सिडीज कार की तस्वीर को पोस्ट करके लिख रहे हैं कि पाकिस्तान एक डग्गा मार ट्रक है। अनजाने में ही सही, आर्मी चीफ असीम मुनीर ने सच तो कबूल लिया। सोशल मीडिया पर एआई से बनाया वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तान लिखा कचरे का ट्रक मर्सिडीज का पीछा कर रहा है जिसपे इंडिया का झंडा लगा हुआ है। मतलब पाकिस्तान में मुनीर जबरदस्त ट्रोल हो रहे हैं और पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स कैसे मुनीर की जमकर क्लास लगा रहे हैं और मोदी की ताकत का लोहा मान रहे हैं। पहलगाम अटैक से पहले मुनीर ने भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था और अब अमेरिका में भी मुनीर ने भारत के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी का नाम लेकर उकसावे वाला बयान दिया है। मुनीर ने कहा है कि उसने पहले भी सुरह फील के साथ अंबानी की तस्वीर ट्वीट करवाई थी ताकि यह दिखाया जा सके कि पाकिस्तान अगली बार क्या करेगा। सुरह फील कुरान में उस घटना को दर्शाता है जिसमें अल्लाह ने दुश्मन के हाथियों की फौज पर पक्षियों से पत्थर बरसवाए थे। मुनीर ने इसका जिक्र करते हुए कहा था कि पाकिस्तान भारत के पूर्व से शुरुआत करेगा और फिर भारत के पश्चिम की तरफ बढ़कर हमले करेगा। यानी मुनीर भारत को उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा, लेकिन यह सब करके असीम मुनीर अपनी और पाकिस्तान की कब्र खुद ही खोदने में जुटा हुआ है। मुनीर अमेरिका जाकर भारत को परमाणु बम की धमकी दे रहा है और पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो ने अब एक बार फिर जंग का राग अलापना शुरू कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कह दिया है कि सिंधु जल संधि बहाल नहीं हुई तो भारत के खिलाफ युद्ध होगा। मतलब उधर मुनीर कह रहा है कि जब बना लेंगे डैम तब हम फोड़ेंगे। बिलावल भुट्टो कह रहा है कि भाई वहां पर जो है हम अभी ही अगर बहाल नहीं हुआ तो हम युद्ध कर देंगे। अब पाकिस्तान के लोगों को तय करना है कि
पप्पू नंबर 1 बिलावल भुट्टो पे विश्वास करना है या पप्पू नंबर 2 मुनीर पे विश्वास करना है? पर ये लोग किस दुनिया में जी रहे हैं भाई? कह रहे हैं कि आप सोचेंगे। अरे सोचेंगे क्या भाई? भारत ने तो ऑलरेडी सिंधु जल समझौता स्थगित किया, अब आप सोचना क्या है? ये लोग फिल्मों में काम क्यों नहीं कर लेते हैं? जब डायलॉग बाजी ही करनी है इनके सेना प्रमुख से लेकर नेता तक को, फिल्म बनाएं, अपने यहां लोगों को दिखाएं। लेकिन वहां देखेगा कौन? पैसा है नहीं इनके पास, भारत में चलेगी नहीं। पाठशाला में अगली क्लास, जिसमें आपको दिखाता हूं दिल्ली एनसीआर की सड़कों से गायब होंगे आवारा कुत्ते। सुप्रीम कोर्ट का गजब आदेश, किसने हंगामा मचा दिया? हजारों मर गए, 37 लाख से ज्यादा को काटा। सड़क पर आवारा कुत्तों के खौफ का दी एंड सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है क्या? अब इसका चैप्टर खोलता। आज सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर एक बहुत बड़ा आदेश दिया है, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। हंगामा मचा हुआ है। इस हंगामे एक तरफ तो वो लोग हैं जो आवारा कुत्तों के हमलों का शिकार हुए हैं, एक तरफ ऐसे लोग हैं जिन्हें गली मोहल्ले सोसाइटी में आते जाते आवारा कुत्तों से खौफ आता है कि कहीं कोई हमला न कर दे। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो डॉग लवर्स हैं, जिन्हें आवारा कुत्तों के खिलाफ कोई आवाज बर्दाश्त नहीं होती। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उससे एक पक्ष बहुत खुश है, डॉग लवर्स बहुत नाराज हैं। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश से एक ऐसी लाइन खींच दी है जिससे हंगामा मच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए कह दिया है कि दिल्ली एनसीआर की सड़कों को आवारा कुत्तों से मुक्त करो, सड़कों पर बच्चे और बुजुर्ग बिना किसी डर के चल सकें, यह व्यवस्था करो। कोई हमारे आदेश के बीच आया तो उस पर भी एक्शन होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। कुत्तों को हटाने के लिए फोर्स बनानी पड़े तो वो भी बनाओ। यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कह दिया है कि सड़क पर आवारा कुत्ते घूमते हुए नहीं दिखने चाहिए दिल्ली एनसीआर में। आवारा कुत्तों का आतंक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यह पहली बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को हटाने के लिए इतना सख्त आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में और क्या क्या है, सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश देने की जरूरत क्यों पड़ी, इसको लेकर किसने बवाल खड़ा कर दिया है, सब आपको दिखाऊंगा। पहले एक झलक देखिए। कुछ लोग बहुत खुश हैं भाई कि अच्छा फैसला आया है, ऐसी तस्वीरें तो कम से कम रुकेंगी। कुछ लोग यह तर्क दे रहे हैं कि कुत्ते भी इस देश के नागरिक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डॉग बाइट के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुमोटो एक्शन लिया। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने आवारा कुत्तों पर यह आदेश दिया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने आज सुनवाई के दौरान बेहद कड़े शब्दों का प्रयोग किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब एक्शन लेने की जरूरत हो तो एक्शन लिया जाता है, बातें नहीं की जाती। अब बात करने का समय नहीं है, एक्शन लेने का समय है। सड़कों पर बच्चे और बुजुर्ग आजादी से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ घूम सकें, इसलिए आवारा कुत्तों को हटाना होगा। सभी इलाकों को आवारा कुत्तों से मुक्त करने के लिए यह पहला और सबसे जरूरी कदम है और इस काम से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। सड़क पर घूमते आवारा कुत्तों के आतंक को रोकने के लिए पहले भी कई बार कोशिशें हुई, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दे दिया कि बस अब बहुत हो गया, अब एक्शन लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर जो आदेश दिया उसके मुताबिक दिल्ली सरकार, एमसीएस, एनडीएमसी फौरन आवारा कुत्तों को हटाएगी। आवारा कुत्तों के लिए 8 हफ्तों में शेल्टर होम बनाओ। शेल्टर होम में कुत्तों की नसबंदी का इंतजाम करो। आवारा कुत्तों को पब्लिक प्लेसेस पर ना छोड़ा जाए। शेल्टर होम में कुत्तों की सीसीटीवी से निगरानी भी की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी कुत्ता बाहर ना जाए। कोर्ट ने कहा कि पहले 6 हफ्ते में 5000 कुत्तों को पकड़ो। यह काम कैसे करना है यह अधिकारियों को देखना होगा। अगर कोई फोर्स बनाने की जरूरत हो तो उसको पहले ही बना लो। यानी सुप्रीम कोर्ट ने पूरी गाइडलाइन दे दी बॉस कि कोई रोक टोक हम मानेंगे नहीं, कोई बीच में आएगा उसको छोड़ेंगे नहीं। शेल्टर होम बनाओ, कुत्तों को सड़क से उठाओ, आवारा कुत्तों को, और वहां डालो। सुनिए दिल्ली एनसीआर के लोगों का कोर्ट के फैसले पर क्या कहना है, फिर आपको बताता हूं कि इसको लेकर विरोध काम शुरू हो गया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश आया है ये बहुत ही अच्छा है। किस तरह परेशानी होती थी आप लोगों को? बहुत डॉग सिर्फ काटते नहीं है, मांस निकाल देते हैं बच्चों का। बहुत परेशानी हो रही है सोसाइटी में, एक साथ एक झुंड में आ जाते हैं और लोग मानते नहीं हैं। उनको यहीं खिलाना है, यहीं पिलाना है, सब कुछ यहीं करना है। इससे क्या हो रहा है कि डॉग का झुंड बहुत बढ़ रहा है। हाँ, ये फैसला बिल्कुल सही है। इसको जल्दी से जल्दी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा, एक तो पूरा गंदगी फैलाते हैं लोग और बच्चों को बहुत तंग करते हैं। बच्चों को तो काट ही लेते हैं। तो कुत्तों से तो हम लोग बहुत परेशान हैं। बच्चों को आप 1 मिनट भी नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल भी, पार्क पे भी खेलने के लिए, कहीं भी। तो कुत्तों के लिए होना चाहिए, जरूरी है ऐसा। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों पर सुनवाई के दौरान आवारा कुत्तों की समस्या पर कुछ सुझाव भी दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी मौजूद थे।
सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि दिल्ली में आवारा कुत्तों के शेल्टर होम के लिए एक जगह का चयन किया गया, लेकिन कुछ डॉग राइट्स एक्टिविस्ट कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट पर भी भड़क गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सभी एनिमल राइट एक्टिविस्ट उन लोगों को वापस ला सकते हैं, लौटा सकते हैं जो रेबीज के चक्कर में मारे गए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति या संगठन आवारा कुत्तों को पकड़ने में रुकावट डालता है तो यह कोर्ट की अवमानना माना जाएगा और हम उसके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संबंधित अधिकारियों को एक हेल्पलाइन नंबर जारी करना होगा और शिकायत मिलने के 4 घंटे के अंदर आवारा कुत्ते को पकड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में पूरे दिल्ली एनसीआर को शामिल किया है, यानी नोएडा और गुरुग्राम के प्रशासन को भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। नोएडा और गुरुग्राम के संबंधित अधिकारियों से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर दिन पकड़े गए आवारा कुत्तों का रिकॉर्ड रखिए, एक भी आवारा कुत्ते को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। अगर हमें पता चला कि ऐसा हुआ तो हम और कड़ी कार्रवाई करेंगे। और इसलिए लोग कह रहे हैं कि यह अभी दिल्ली एनसीआर के लिए है और फिर पूरे देश में आदेश लागू होगा, क्योंकि इस तरीके की तस्वीरें सिर्फ दिल्ली एनसीआर से नहीं आती बॉस, पूरे देश से आती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कुत्तों के काटने की घटनाओं और रेबीज से होने वाली मौतों का भी जिक्र किया। आप देखिए कि देश में डॉग बाइट के मामले कैसे बढ़ गए। साल 2024 में डॉग बाइट के 37,17,336 मामले सामने आए थे। मेडिकल जर्नल लैंसेट के मुताबिक भारत में हर साल रेबीज की वजह से 5,700 मौत होती हैं, जो दुनिया भर में रेबीज से होने वाली मौत का 35% है। और आपको याद होगा, हमने पाठशाला में कुत्तों के काटने की जो घटनाएं थी वो आपको दिखाई थी, रेबीज से होने वाली मौतों के बारे में बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर जो आदेश दिया है उससे आम लोग भले ही खुश हैं, लेकिन डॉग लवर्स और एनिमल राइट एक्टिविस्ट नाराज हैं। इंडिया गेट पर एनिमल लवर्स ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट किया। पुलिस ने लोगों को इंडिया गेट से हटा दिया। प्रोटेस्ट कर रहे लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिना दूसरा पक्ष सुने आदेश दे दिया है, अगर कुत्ते जाएंगे तो दूसरे जानवर आएंगे, किस किस को हटाएंगे। एक बार जो डॉग लवर्स हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। हमारी डिमांड यही है कि उनको कहीं भी नहीं छोड़ा जाए, वो भी इस देश के नागरिक है ना। अब सुप्रीम कोर्ट वाले हमारी पिटीशन नहीं ले रहे स्टे के लिए। कल को कुत्ते जाएंगे तो बंदर आएंगे, बंदर जाएंगे तो और कोई जानवर। ये देखिए आसमान में कितने चमगादड़ घूम रहे हैं। हम कितना और नाश करने वाले हैं इस समाज का। उन्होंने किसी की सुनी डॉग की साइड से कि कोई बोलो, आइए आप भी बताइए, मतलब दूसरे का पक्ष नहीं देखा है। अब जो डॉग लवर्स हैं वो नाराज हैं, कह रहे हैं कि भाई कुत्ते भी इस देश के नागरिक हैं। वो कह रहे हैं कि भाई एक जाएगा तो दूसरा जानवर आ जाएगा। वो कह रहे हैं तालिबान हो गई है सरकार, कुत्तों को हटा रही है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की चिंता इस वजह से है कि आप देखिए किस तरह से अलग अलग जगहों से ऐसी घटनाएं आई हैं जहां या तो डॉग लवर्स भिड़ पड़ते हैं एक दूसरे से, या देखिए जिस तरह से ये देखिए आप तस्वीर कि कोई मॉर्निंग वॉक कर रहा है और उस पर कुत्ते ने अटैक कर दिया। तो और सिर्फ आवारा कुत्तों की बात नहीं है, कई बार तो घटनाएं ऐसी हुई हैं कि मालिक साथ में और कुत्ते ने अटैक। अब ये देखिए ये तस्वीर, अब ये महिला जो है आप देखिए किस तरह की तस्वीर है कि 4-6 कुत्ते एक साथ आ गए। वो तो बूढ़ी अम्मा देखिए स्कूटर रोक के आ गई, नहीं तो क्या ही हाल होता। और इस तरह की अनगिनत तस्वीरें आती रहती हैं। इसलिए कई लोग खुश हैं कि भाई ऐसी घटनाओं से आज़ादी मिलेगी, आप आराम से निकल पाएंगे बाहर और आप जो है वो वॉक कर पाएंगे। कई लोगों को लग रहा है कि भाई ये कुत्तों के साथ अन्याय हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं।